हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं ब्रिटिश सम्राट। इससे पहले हमने जापान के सम्राट पर भी बात की थी। तो ब्रिटिश सम्राट भी सीमित राजतंत्र का प्रतीक है। सीमित या संवैधानिक राजतंत्र और निरंकुश राजतंत्र, ये राजतंत्र के मोटे तौर पर दो रूप हैं। जब हम निरंकुश राजतंत्र की बात करते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं कि शासन की समस्त शक्तियाँ वास्तविक रूप से वंशानुगत राजा के पास ही होती हैं और वही न्यायपालिका होता है, वही कार्यपालिका होता है और वही व्यवस्थापिका होता है। देश के सभी फैसले वहीं से लिए जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सीमित राजतंत्र की या संवैधानिक राजतंत्र की, तो उसका अभिप्राय है कि राजा के पास जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं, लिमिटेड हैं, और राजा निरंकुश नहीं है बल्कि उसके भी अपने उत्तरदायित्व हैं और वह जनता द्वारा जो निर्वाचित सरकार है उसके निर्देशों पर काम करता है। तो फिर ये सवाल उठता है कि जब जनता द्वारा जारी निर्देशों पर ही काम करना है तो फिर वही सरकार प्रमुख क्यों ना हो जाए, वास्तविक अर्थों में भी और औपचारिक रूप से भी। जिसको जनता ने चुना है तो राजशाही का मायने क्या रह गए, क्यों राजा का भार ढोया जाए। अगर हम ब्रिटेन के मामले में ही बात करें तो जो महारानी है वही कहती करती हैं जो वहाँ की सरकार कहती है। तो फिर महारानी का क्या मतलब है, क्यों इन सब को ढोया जा रहा है। उनको जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वो जनता के पैसे से हैं, उसको सदुपयोग होना चाहिए। तो इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में उभर सकते हैं। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक कारण तो ये है कि ब्रिटिश लोग अपनी परंपराओं के प्रति बड़े गहरे हैं। वो राजशाही को अपनी एक गौरवशाली विरासत के रूप में देखते हैं और उसके प्रतीकात्मक महत्व को वो बनाए रखना चाहते हैं। एक तो ये वजह रही है। दूसरी जो वजह है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से है, क्योंकि जो संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका, जिसे हम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद कहते हैं, उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। यह तो 5 वर्ष के लिए सरकारों का आमतौर पर गठन होता है, लेकिन कभी भी जो निचले या लोकप्रिय सदन में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसी समय पद छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे में ऐसा तो है नहीं कि अगली सरकार कोई 2 घंटे में ही आ जाएगी। तो उस स्थिति में देश का जो शासन है वह जो नाममात्र की कार्यपालिका जिसे हम कहते हैं वो संचालित करती है। तो और फिर दूसरा सीधा उदाहरण भारत का है। भारत में तो कोई राजशाही नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने राष्ट्रपति पद बनाया। तो ये संसदीय व्यवस्थाओं की सैद्धांतिक व्यवस्था है कि उन्हें कार्यपालिका के दोनों रूपों को अपनाना पड़ता है, वास्तविक कार्यपालिका भी और नाम मात्र की कार्यपालिका भी। क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वो कभी भी गिर सकती है। आपने देखा नहीं कि अटल जी 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार, अगर अटल जी के विरुद्ध तो जो अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया सरकार के खिलाफ, अटल जी तो उसी समय बाहर हो गए। अब देश कौन चलाएगा। दोबारा इलेक्शन होता है, उसमें प्रचार होता है, सब तैयारियां होती हैं, 5-6 महीने तो कम से कम लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति देश को संभालता है, ब्रिटेन में वो काम महारानी संभालती हैं। तो इन सब का अपना एक सैद्धांतिक मजबूरी भी है। मोटे तौर पर हम जो बात कर रहे हैं वो यही है कि ब्रिटेन में सीमित या संवैधानिक राजतंत्र है, और ऐसा ये एक दिन में नहीं हुआ है। ब्रिटेन निरंकुश राजतंत्र का भी उदाहरण रहा है किसी दौर में, लेकिन धीरे धीरे संवैधानिक विकास होता गया और राजा ने अपनी जो शक्तियों को जनता की
जो पसंदीदा या निर्वाचित जो सरकारें हैं उनकी तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और आज बहुत कुछ हद तक वो एक प्रतीकात्मक या सांकेतिक जो महत्व है उसी को ही परिभाषित करते हैं। लेकिन फिर भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि सम्राट की क्या शक्तियां हैं। दरअसल सम्राट की वही शक्तियां हैं जो सरकार की शक्तियां हैं। सम्राट कभी गलत भी नहीं होता, क्योंकि वो गलती कर ही नहीं सकता। गलती इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो जो कर रहा है वो खुद नहीं कर रहा, बल्कि जो भी लोकप्रिय सरकार उसे कह रही है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो उसे कह रही है वही कर रहा है। तो राजा गलत भी नहीं होगा। और जो काम सरकार के हैं वही काम राजा के आदेश से जारी होते हैं। इसलिए जो तकनीकी रूप से हम उन कानूनों को, उन कामों को राजा के काम या महारानी के काम मान लेते हैं, सम्राट के काम मान लेते हैं। लेकिन परीक्षा में जब ये पूछा जाएगा कि सम्राट की शक्तियाँ क्या क्या हैं, तो कागज़ पर लगेगा कि सम्राट तो निरंकुश है या बहुत पावरफुल है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह बात यही हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, जैसा निर्देश देगी वैसा करेगा। अब वहाँ ब्रिटिश जो सम्राट है उसकी अपनी कार्यपालिका शक्ति हैं, तो ज़्यादातर वही बातें आ जाती हैं जैसे भारत में राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं, उसी तरह वहाँ सम्राट की शक्तियाँ हैं। तो वहाँ जो सम्राट है कि राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना है, जैसे भारत में होता है। जैसे संसद ने कोई भी कानून पास कर दिया है, राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा तब वो कानून बनेगा बिल से, और फिर राष्ट्रपति ही अधिसूचना जारी करेगा। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन जो बिल है वो 5 अगस्त 2019 को पारित हो गया, फिर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लागू हो गया, कानून तो बन गया। फिर उन्होंने कहा, अधिसूचना जारी की राष्ट्रपति कार्यालय ने कि ये कानून 31 अक्टूबर 2019 से लागू होगा। फिर कहा गया कि 31 अक्टूबर की डेट क्यों है, तो उस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है और सरदार पटेल का जयंती है। तो ये माना गया कि इन दोनों ही लोगों ने इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बहुत काम किया है, इसलिए उनके जो याद में, उनके सम्मान में इस कानून को उस दिन से लागू किया जाता है। तो ये सब यहाँ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होता है, वहाँ महारानी जो सम्राट है उसके हस्ताक्षर से होते हैं। राजमुकुट या जो सम्राट है प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सभी उच्च अधिकारी, जल थल सेना के जितने भी जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करता है। राजदूतों, वाणिज्यिक दूतों, उनकी नियुक्ति करता है जो अपने यहाँ होता है। युद्ध और शांति की घोषणा है। तो ये इनके कार्यपालिका संबंधी जो मोटे तौर पर किए जाने वाले कार्य हैं। फिर आता है कि विधायन या व्यवस्थापिका संबंधी कार्य। तो उसके मामले में भी जो सम्राट को, राजमुकुट को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, वो लॉर्ड सभा में जो सदस्यों की नियुक्ति करता है, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा में होती हैं, वहाँ वह जो वहाँ पार्लियामेंट है उसका जो सत्र बुलाता है, सत्र को विघटित करने की घोषणा करता है। जो अपने यहाँ अभिभाषण देते हैं उसी तरह वो अभिभाषण देता है। कोई भी कानून तभी कानून बनता है जब सम्राट के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो मोटे तौर पर जिस तरह से भारत में है उसी तरह से वहाँ है। अब है कि जो न्यायिक कार्य क्या है, जैसे भारत के राष्ट्रपति के अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह, ये जो जुडिशियल कुछ काम हैं उनका ट्रांसफ़र वगैरह करना है, या क्षमादान की शक्तियाँ हैं। इसी तरह वहाँ भी न्यायिक संबंधी कार्य हैं। तो ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा संसद की प्रार्थना पर उन्हें उनके पद से हटा भी सकता है। वह अपराधियों के दंड को कम कर सकता है या उन्हें क्षमा दे सकता है। वो उसी तरह है जैसे भारत या और दूसरे देशों में। तो मोटे तौर पर ये 3 तरह की जो शक्तियां हैं वो सम्राट की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सम्राट है
वो सम्मान का स्रोत है वहाँ। राजमुकुट का अधिकार प्राप्त है कि वो ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियाँ प्रदान कर सके। वो देता है, जैसे ड्यूक, बेरेन, अर्ल, नाइट, लॉर्ड की उपाधियाँ आदि जो उपाधियाँ हैं वो सम्राट बांटता है। तो मोटे तौर पर ये जो सम्राट की शक्तियाँ हैं ब्रिटिश सम्राट की, तो वो लगभग भारत वाली ही बातें हैं। आप उन्हीं बातों के राष्ट्रपति की जगह सम्राट लिख के भी चलाते रहेंगे तो लगेगा कि वही बातें चल रही हैं। तो सम्राट की जो स्थिति क्या है, वो एक संवैधानिक राजतंत्र या सीमित राजतंत्र की हैसियत है वहाँ राजशाही की, और उसके काम क्या है मोटे तौर पर इस वीडियो में हमने ये बताया है। अगले वीडियो में हम और इसी विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद।